तो पहले हमको देखना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जैसे कि आपको इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया कानून। तो पहला सवाल तो अपने को ये पूछना पड़ेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग अगर होती है तो क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। जो पहला वाजिब सवाल अपने को पूछना पड़ेगा वो ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आखिर क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, फिर हम बात करेंगे पीएमएलए की। मनी लॉन्ड्रिंग अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी इलीगल तरीके से गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर कर अगर बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत सारा पैसा अगर आपने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ ऐसे काम करते हो जिसकी मदद से ये गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा अगर आप कानूनन तौर से कमाए गए पैसे के रूप में शो कर दो, उसको लीगल तरीके से कमाया गया अगर आप दिखा दो किसी तरीके से, तो इसके लिए जो पूरी प्रोसेस की जाती है इसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है क्यूबा। अब यूएसए और क्यूबा की बिल्कुल नहीं बनती, उनके रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्यूबा की एक चीज़ बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, वो है क्यूबा के सिगार। मगर क्योंकि यूएसए और क्यूबा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो क्यूबन सिगार को लाना अमेरिका के अंदर बैन है। मगर क्योंकि सिगार बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो जो शौकीन लोग होते हैं उनको पीने का मन होता होगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड है तो वहाँ पर कोई ना कोई तो सप्लाई करेगा। तो पता चला कि भाई कोई आदमी है जिसका नाम लेट से रामलाल है। अब रामलाल जो है उसने क्यूबा से सिगार्स को स्मगल करना शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर और वहाँ पे लाकर वो बेचने लगा। अब वो क्या कर रहा है, कायदे से वो एक इलीगल काम कर रहा है। अब क्यूबन सिगार ऑब्वियस ही बात है स्मगल कर लाएगा और उसके बाद में बेचेगा, तो सामान्य रेट पर तो बेचेगा नहीं, जो भी रेट होगा उससे ज़्यादा रेट पर बेचेगा। तो ऐसी कंडीशन में लेट से क्यूबन सिगार बेच कर सामने वाले ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब इस बीच में किसी एजेंसी वालों को खबर लग गई कि भाई ये आदमी जो है ये तो खूब पैसा वैसा कमा रहा है और इसकी एक्टिविटीज़ बड़ी संदिग्ध है। लेट्स से कि उन्होंने उसको बुला लिया या फिर उसके पास वो पूछताछ करने के लिए पहुंच गए और पूछ लिया कि भैया तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल वगैरह बढ़िया है, कहाँ से कमा रहे हो। आप सपोज कर लेते हैं कि रामलाल को पहले से पता था कि इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, तो उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखे थे जिससे उसने ये साबित कर दिया कि वो प्रकाश बीड़ी नाम का एक छोटा सा ब्रांड चलाता है और इसके तहत में वो बीड़ियाँ बना बना के बेचता है और इसकी मदद से वो पैसे कमा रहा है। उसके पास इस चीज़ के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने सामने रख दिए कि साहब ये देख लो, प्रकाश बीड़ी नाम की मेरी कंपनी है, मैं प्रकाश बीड़ी बना बना के बेचता हूँ, 1 रुपये में 25, तुम्हें भी चाहिए तो लाओ मैं दे दूंगा, और इसी से मैंने सारा पैसा कमाया है। अब ऑब्वियस सी बात है ये फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, सारी चीज़ उसने जो भी किया है वो एक तरीके का स्कैम किया है। मगर इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से क्यूबन सिगार को स्मगल कर कर अमेरिका में लाकर जो भी उसने पैसा कमाया था वो लीगल तरीके से उसने शो कर दिया। अब ये जो एक्टिविटी है बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। बड़े सिंपल शब्दों में मैं इसको बता रहा हूँ, इसके और भी कई सारे मतलब होते हैं, कई सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, मगर सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा है उसको लीगल तरीके से शो करने के लिए आप जो एक्टिविटी करते हो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हो। अब मनी लॉन्ड्रिंग से होता यह है कि टेररिज्म वगैरह की फाइनेंसिंग की जा सकती है, या फिर ड्रग्स वगैरह का जो पैसा होता है वो देश में लाया जा सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है गलत तरीके से कमाया गया पैसा है तो धर्मदान के काम में तो कोई लगाएगा नहीं, वो और ज़्यादा उस गलत काम को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा और देश की जड़ें खोदने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी गतिविधि को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया था भारत की पार्लियामेंट के द्वारा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग रोको किसी भी तरीके से, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से जितना भी पैसा कमाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से अगर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी बनाई गई तो सब कुछ जब्त कर लो, कि हर तरीके से सामने वालों की जो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी जड़ें खोद के रख दो। ये ऑब्जेक्टिव के साथ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है, मगर मनी लॉन्ड्रिंग में जो आपका पैसा है जिसको आप बेसिकली लॉन्डर करने की कोशिश कर रहे हो, वो जिन इलीगल एक्टिविटीज़ के तहत में कमाया गया है, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे स्मगलिंग हो, चाहे टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो, वो सारी की सारी गतिविधियां भी जो है जड़ से मिटा देनी है जिनकी मदद से ये पैसा कमाया जा रहा है। ये भी पीएमएलए का एक ऑब्जेक्टिव है। अब किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ा जाता है, पीएमएलए के तहत में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है, या मनी लॉन्ड्रिंग जिन गतिविधियों के चलते जो पैसा इकट्ठा हो रहा है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है उनको कैसे रोका जा सकता है, उसके रिस्पेक्ट में अपन अब देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान कानून में बनाए गए। तो सबसे पहला तो ऑफेंसेस और पेनल्टी की बात करते हैं। पीएमएलए ने मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन कर रखा है बाकायदा कि अगर आप इस तरीके की गतिविधियां करते हो, फलानी एक्टिविटीज़ करते हो, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। और उसमें भी फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा सीवियर है, आपके ऊपर पेनल्टी से लेकर इंप्रिजनमेंट तक काफ़ी कुछ हो सकता है। आपको बाकायदा जेल भी भेजा जा सकता है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का कोई क्राइम्स वगैरह कर रखे थे और उससे कमाए हुए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है, और अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आपका सीरियस ऑफेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कुछ फाइन वगैरह भी लगाकर छोड़ा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा कांड किया है उसके ऊपर आपको पेनल्टी से लेकर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट तक सब कुछ दिया जा सकता है। पीएमएलए में सारी सजाओं का प्रावधान दिया गया। दूसरा, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कानून बाकायदा सरकार को ये ताकत देता है, ये पावर देता है कि अगर ये प्रूव होता है कि भैया आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गई थी, या फिर अगर ये प्रूव होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, तो फिर आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और कुर्क किया जा सकता है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे इसके अगेंस्ट में। तो एंड साथ ही साथ अब लेट्स से कि कोई व्यक्ति है,
अब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर कर उसने लेट से पैसा वैसा कमाया था, अब पता चल गया कि सामने वाले ने उस पैसे की मदद से काफ़ी सारे विलास खरीद रखे हैं और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बना रखी है। अब उस प्रॉपर्टी को अगर सरकार ने जब्त कर लिया या फिर ऑर्डर जारी कर दिया कि इसको कुर्क करो, इस पे ताला डालो, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ आप नॉर्मल कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ में एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसके पास में ही जाना पड़ेगा और वही फिर आपको देखकर राहत देगा या फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट में राहत देनी है या नहीं देनी है। ऑर्डिनरीली ईडी अगर केस आपके ऊपर फाइल करती है और उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ का कन्फिस्केशन होता है तो फिर उसके खिलाफ आपको स्टे या फिर आपको राहत नहीं मिलती है। तो अगर एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो फिर मानकर चलिए कि वो गई। पीएमएलए में इसके लिए बाकायदा प्रावधान बने हुए हैं। तीसरा है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। PMLA mandates certain entities such as bank and financial institution to maintain records of transactions and report suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit FIU। तो PMLA में एक प्रावधान बैंकों के लिए और बाकी जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी है कि उनको अपने सारे ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और अगर कहीं कोई खाता है जिससे होने वाली गतिविधियां बड़ी सस्पिशियस लग रही हैं तो उसके बारे में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताना भी पड़ता है। फिर अपन रामलाल की बात कर लेते हैं कि रामलाल ने लेट से कि खाता खुलवा रखा है दिल्ली में, अब क्यूबन सिगार उसने स्मगल कर अमेरिका में खूब पैसा बनाया और वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भाई मैं तो प्रकाश बीड़ी बेच रहा हूँ, और खूब पैसा जो उसने कमाया डॉलर्स के रूप में वो इंडिया भेजता है, कन्वर्ट कराकर लेट से उसने 5 खाते खोल रखे हैं इंडिया में और उनमें वो पैसा डालता रहता है। अब उसे लेट से कभी एकदम से कुछ कहीं पे अगर अपने जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको अगर कोई पेमेंट करनी है तो उन खातों की मदद से कर देता है। अब पता चलता है कि एकदम से किसी दिन उसके खातों में लाखों रुपए आ जाते हैं और एकदम से उसके खातों से लाखों रुपए निकल जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसके खाते जनरली इनएक्टिव रहते हैं, 1 रुपये का भी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। किसी एक दिन पता चला 10 लाख रुपये आ गया, 50 लाख रुपये आ गया, 1 करोड़ रुपये आ गया, और किसी दिन पता चला कि 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया और फिर 1 महीने तक किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरीके की गतिविधियां जो है वो किसी भी अकाउंट के प्रति सस्पेशन जगा देती हैं। तो इस तरीके की जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर किसी भी बैंक में हो रही हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं, तो उसको उस पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर नजर रखनी है और एक बार आपको पक्का हो जाए कि भाई ये अकाउंट कुछ फिशी है तो उसके बारे में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको आपको रिपोर्ट करना है। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जिसमें बैंक शामिल हैं इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। The Act establishes a designated authority to assist in investigation and prosecution of money laundering offences. It also provides for the establishment of an appellate tribunal to hear appeals against the orders of the adjudicating authority. तो इस कानून में अब एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग से के रिस्पेक्ट में जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगी और प्रोसिक्यूशन वगैरह करेंगी। और वो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और यहीं से ईडी जो है वो पिक्चर में आ जाती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है कि ईडी अगर कोई फैसला करती है, किसी को बुलाती है, किसी को हड़काती है, किसी की प्रॉपर्टी अटैच करती है, किसी का रेड मारने जाती है, इन सारी गतिविधियों के खिलाफ या फिर उनके इन सारे एक्शंस के खिलाफ अगर आप चाहते हो कि कोई स्टे मिल जाए, आपको कुछ राहत मिल जाए, तो इसके लिए आप नॉर्मल कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए बाकायदा एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उस ट्रिब्यूनल में ही आपको जाना पड़ेगा और उससे अगर आपको राहत मिल गई तो ठीक, उसने भी राहत नहीं दी तो फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, नॉर्मल आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो ये सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बनाए गए। अब ये सारी चीज़ें की क्यों जा रही हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि कुल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पीएमएलए का कानून अचीव करना चाहता है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन, यानी कि ये सारी गतिविधियां कर वो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो ही ना। ये सारी गतिविधियां अगर हम करेंगे, इस तरीके की पावर्स अगर हमने दे रखी हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के दिमाग में पहले डर बैठा रहे कि भैया घर बिक सकता है, अपना घर जो है वो भी हाथ से जा सकता है अगर ईडी वाले पीछे पड़ गए, तो सामने वाला जो इस तरीके की गतिविधियां ही ना करे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस तरीके के करी ना। दूसरा डिटेक्शन, कि अब अगर इसके बाद में भी कोई हीमैन बनने में लगा हुआ है, इसके बाद भी अगर सामने वाले नहीं मान रहे, तो आपके पास में प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए जिसकी मदद से आप डिटेक्ट कर सकें अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं जो इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा अगर भारत में पंप किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, तो एक तो डिटेक्ट हो सके और फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके उसका, और उसके बाद में फिर जो भी काम वगैरह हैं प्रॉपर उसके बाद में किए जा सके। तीसरा कन्फिस्केशन, फिर वही बात आ जाती है कि जब तक आपको ये डर ना हो कि भैया आपके साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तब तक जनरली आप किसी काम को करने से डरोगे नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको पता है कि अगर आप बिना हेलमेट पहने बाहर निकले तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है और सामने वाला 4 डंडे और मारेगा पुलिस वाला अगर पकड़ लेगा। अगर आपको ये डर है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप हेलमेट लगा कर निकलोगे। बट आपको पता है कि कोई रोकने वाला ही नहीं है, पुलिस कहीं खड़ी नहीं होती, तो फिर आपको कोई डर वर नहीं लगेगा, आपका जैसा मन में आएगा वैसे गाड़ी चलाओगे। पता चला उसके ऊपर आप बीच सड़क पर जो है स्टंट और दिखाने लगे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का डर बैठाने के लिए लोगों के दिमाग में कि अगर तुम ये हरकतें करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरे रेपरकशंस हो सकते हैं, बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो कन्फिस्केट करने की पावर भी इनको दी गई है। एंड लास्टली इंटरनेशनल कॉपरेशन, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कॉपरेशन
इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर वही बात कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, ये किसी एक पर्टिकुलर देश में होने वाली एक्टिविटीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करती हैं। कई बार आपके यहाँ पे जो पैसा आ रहा है उसके तार किसी और देश से जुड़े होते हैं, या फिर आपके यहाँ से कुछ पैसा जा रहा है किसी और देश में जिसकी मदद से वहाँ पर कोई टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इंटरनेशनली आपको कॉपरेशन की ज़रूरत है, और वो इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाने के लिए भी पीएमएलए में इस तरीके के प्रोविजंस रखे गए हैं कि अगर कोई दूसरे देश के व्यक्ति भी आपके देश के किसी नागरिक के बारे में खबर देते हैं कि भाई आपके देश का ये फलाना फलाना जो व्यक्ति है वो इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है जिससे हमारे देश के हितों का नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ फिर आप पीएमएलए में कार्रवाई कर प्रॉपर्टी जब्त करना है, उसको उठाना है, उसके खिलाफ जो भी डिटेक्शन वगैरह करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कुल मिलाकर, प्रिवेंशन हो गया, डिटेक्शन हो गया, कन्फिस्केशन हो गया और इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गया। इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए में ये सारे के सारे स्ट्रिंजेंट कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत में आपको ना सिर्फ पेनल्टीज़ लग सकती हैं, जेल हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, और इसके अलावा फिर अगर आप के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है उसमें आपको बहुत आसानी से राहत भी नहीं मिलती। अच्छा, एक बात और कि पीएमएलए जो है इस भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में उसने इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ईडी के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उन स्टेटमेंट्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन या फिर एक फैक्ट एमसीक्यू में बन सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनफैक्ट पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को आपने उठा लिया। अब रामलाल तो बहुत बेवकूफ़ बना रहा था अमेरिका वालों को कि भाई मैं प्रकाश बीड़ी बनाता हूँ, प्रकाश बीड़ी बनाता हूँ, मगर अपने इंडिया वाले लड़ से थोड़े चालाक निकले, उनको पता है कि प्रकाश बीड़ी नहीं बनाता, ये तो क्यूबन सिगार की स्मगलिंग में लगा हुआ है। आप इस सामने वाले को उठा लिया, अमेरिका वाले लड़ से थोड़े शरीफ थे, प्यार से बात कर रहे थे, अपन ने उसको 4 झापड़ मारे, उसके 2 दांत तोड़ दिए। तो रामलाल फिर उसके बाद में तोते की तरह बोलने लगा और उसने बोल दिया कि मैं जो प्रकाश बीड़ी वाला जो ये बकवास है, ये मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को, असल में तो मैं क्यूबन सिगार जो है उसी का खेल करता हूँ और ऐसे ऐसे करता हूँ। उसने अभी पूरी की पूरी बात इन्वेस्टिगेशन में बोल दी। जनरली होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को या फिर जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी है उसके सामने जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाता। लॉजिक यह है कि मार पीट कर आदमी से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, इसलिए इसको आप दबाव में दिया हुआ बयान मान सकते हैं, मजबूर करके दिलवाया गया बयान मान सकते हैं, मगर इन सारी वजूहत के चलते अगर कस्टडी में सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया है तो उसको जो है आप एडमिसिबल एविडेंस नहीं मान सकते कोर्ट में। मगर पीएमएलए एकमात्र ऐसा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने कोई भी बयान दिया है, कोई भी बात अगर कही है, तो वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल हो सकती है। इस तरीके के प्रावधान इसके पहले टाडा हो गया या फिर पोटा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इस तरीके के कानूनों में हुआ करते थे, मगर इन कानूनों को भी काफ़ी पहले रिपील कर दिया गया था। आज की तारीख में सिर्फ पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें अगर आप उठा लिए गए और उसके बाद में आपको मारा पीटा गया या प्यार से बोला गया या गुदगुदी की गई आपको इन्वेस्टिगेशन में और आपने अपना मुंह खोल दिया, तो फिर जो आपने मुंह खोल के बोला है वो कि आपने बोला है कि मैं ही मैन हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्पाइडर मैन हूँ, बैटमैन हूँ, वो सारी की सारी बातें जो भी आपने कही हैं वो कोर्ट में आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती हैं और कोर्ट उसको स्वीकार करने से एविडेंस के तौर पर मना नहीं कर सकता। किसी दूसरे कानून में इस तरीके के प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जो अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं तो उसको अपने को फिर ढंग से भी पढ़ना है। तो जितनी बातें अपन ने करी हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पीएमएलए कब पास हुआ था? 2002 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और इसके जो भी इसके जिन एक्टिविटीज़ के चलते वो पैसा इकट्ठा होता है जिसकी लॉन्ड्रिंग की जा रही है उन एक्टिविटीज़ को भी खत्म कराना। क्या क्या पावर्स हैं इसमें? आपके ऊपर फाइन से लेकर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप उनके इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई बैंक अकाउंट में अगर फिशी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया गया है जो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड यहाँ पर एक खास बात और है कि इनके ऑर्डर्स के खिलाफ आपको यहाँ एक एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसी में जाना पड़ता है और बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के किसी भी एक्शन या किसी भी ऑर्डर के खिलाफ में राहत नहीं देंगे। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स अपन ने देख ही लिए। जहाँ तक हो सके मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करो, अगर हो रही है तो उसको डिटेक्ट करो, जो कर रहा है उसके ऑब्वियस सी बात है फिर उसके आर्थिक तौर पर उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसके आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ दो, घर तक उसका जो है कन्फिस्केट कर मारो, जितनी प्रॉपर्टी है सब उठा लो, एंड लास्टली इंटरनेशनल कॉपरेशन वगैरह कराओ। लास्ट बात कि ये एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर गंगाधर ने ये बोल दिया इन्वेस्टिगेशन के वक्त में कि वो शक्तिमान है तो फिर कोर्ट में इसको माना जाएगा एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर। इसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर आपने कुछ बात कह दी तो वो आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और एविडेंस के तौर पर इसको कोर्ट जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी दूसरे कानून में आज की तारीख में ये प्रावधान नहीं दिए हुए। एक दो कानून थे टाडा और पोटा जैसे, उनमें प्रावधान थे बट इनको भी काफ़ी पहले रिपील कर दिया गया। तो दैट्स ऑल अबाउट पीएमएलए। अब पीएमएलए से रिलेटेड जो आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, देखते हैं सर।